अब तक हमने देखा कि कैसे जानवी अपने दादू के बर्थडे में जाती है तो उसे वहाँ कुछ ऐसा पिलाया जाता है जिससे उसे चक्कर आने लगते हैं। पार्टी में कबीर रश्मि को शादी के लिए प्रपोज करता है। सुहासिनी जी उसे राघव के साथ फोर्स करने की कोशिश करती हैं। अब आगे जानवी के साथ जो कुछ हो रहा था उसके बाद उसे सांस लेने में दिक्कतें बढ़ती जा रही थी। जिस हाथ से उसने खुद को सपोर्ट दे रखा था उसमें भी अब ताकत धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। उसने अपनी नज़रें सुहासिनी जी की तरफ करी और आश्चर्य में बस उनको देख रही थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती थी। रश्मि ने अचानक ही रोना शुरू कर दिया। आई एम सॉरी, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। जिस शादी में मेरी बहन ही मुझे आशीर्वाद नहीं देगी, और वो भी तब जब मुझे सिर्फ उनकी माफ़ी चाहिए, तो मैं वो शादी नहीं कर सकती। दीदी आप बताओ, मैं आपको कैसे बेटर फील करवा सकती हूँ? आप मुझे माफ़ करोगी क्या? क्या आप सब कुछ भूल के मुझे माफ़ कर दोगे? रश्मि की आंखें लाल थी और वो जानवी को बस देखी जा रही थी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो। उसकी बात पर कबीर चिल्लाते हुए रश्मि के पास गया और बोला, रश्मि तुम क्या बोल रही हो? वहीं रेखा जी भी रश्मि को डर और गुस्से में देख रही थी। तभी उन्होंने जानवी की तरफ देखा और कहा, जानवी, रश्मि और कबीर की सगाई होने वाली है। तुम भी जानती हो कि रश्मि ने तुम्हें इतने सालों तक किस तरीके से ट्रीट किया, फिर भी तुम अभी भी उसके पीछे क्यों पड़ी हो? पहले रश्मि ने तुम्हारी जान बचाते वक्त एक बार भी नहीं सोचा था, लेकिन आज क्या इतनी ज़्यादा मुश्किल बात है तुम्हारे लिए उसे माफ़ कर देना? माँ प्लीज़ रुक जाओ, ये सब मत बोलो। क्या बोला मैंने? सच ही तो बोला है। इसकी वजह से आज मेरी फैमिली ऐसी हो गई है। उस इंसिडेंट के बाद से तुम्हारी बॉडी कितनी ज़्यादा वीक है, लेकिन ये एहसानमंद होने के बदले यहाँ तुम्हें माफ़ ही नहीं कर रही है। बेटा, तूने हमेशा इसकी चिंता करी, हमेशा ये चाहा कि अरोड़ा परिवार के साथ ये शांति बनाए रखे, लेकिन इस लड़की ने आज तक कहाँ इन सब बातों को अप्रिशिएट किया। रेखा जी जानवी की तरफ निराशा भरी निगाहों से देख रही थी। जानवी की ताकत अब ऑलमोस्ट ज़ीरो पे थी। क्या इन्होंने ये कहा कि मैंने इनके परिवार को ख़राब किया? और मेरी फैमिली का क्या? मेरी फैमिली किसने ख़राब की? इतने सालों पहले जिस इंसान ने, जिस औरत ने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया, आज वही दोषी मुझे दोष दे रही है। वो लंबी लंबी सांसें लेने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। वो रोना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ अभी भी शांत पानी जैसी थी। मैंने आपके परिवार को ख़राब करके आपकी शांति भंग किया। आपको नहीं लगता कि जब आपने मेरे पापा को मुझसे छीना था तब आपने भी किसी का परिवार ख़त्म कर दिया था? क्या रश्मि ने कबीर को गंदे इरादों से नहीं पाना चाहा? जानवी की एकदम शांत और सटीक बातों से दोनों माँ बेटी के चेहरे के रंग उड़ गए। इस पूरे परिवार में जिसको सबसे ज़्यादा हक नहीं है बोलने का, वो आप दोनों हो। माफ़ी? मैं मर जाऊंगी तो भी तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं करूंगी। अगर आप लोगों को लगता है मेरे ऊपर रश्मि की ज़िंदगी का एहसान है तो। इतना बोल के जानवी रश्मि की तरफ भाग गई और रश्मि के पीछे इस टाइम एक डाइनिंग कार्ट रखा था जिस पर उसका पैर लगा। वो गिरने वाली थी तभी राघव ने उसकी मदद करने की सोची, लेकिन उसने राघव को धक्का देकर उस कार्ट को पकड़ लिया। उस कार्ट में एक चाकू रखा था और वो चाकू लेके उसने सीधा अपने कंधे पर भोंक दिया। जानवी! सबसे पहले कबीर चिल्लाया, क्योंकि कबीर के लिए ये सब बहुत शॉकिंग था। उस चोट से उसका दिमाग कुछ सोचने लायक हुआ, लेकिन जानवी के लिए वो दर्द असहनीय था। उस पूरे कॉरिडोर में खून की स्मेल आने लगी। लाल खून जानवी के शरीर से टपके जा रहा था। वहीं सुहासिनी जी और रेखा जी भी बहुत हैरान थे। उन्हें कभी नहीं लगा था जानवी अपनी ज़िद में कभी ऐसा कुछ कर जाएगी। रश्मि, तुमने मेरे लिए जो किया आज मैं उसका एहसान चुका रही हूँ। आज के बाद मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। उसने वो चाकू वहीं फेंक दिया और खून उसके कंधे से निकलने लगा। उसने अपने जैकेट में उस घाव को छुपाया जो कि अब पूरी तरीके से लाल हो चुका था। लेकिन चमत्कार था कि खून निकला तो उसकी वजह से उसे जो भी ड्रग्स दिए गए थे वो थोड़े क्लियर आउट हो गए और अब वो थोड़ा डिस्टेंस आराम से चल सकती थी।
जैसे जैसे जाह्नवी चल रही थी वैसे वैसे पीछे खून के निशान छूटते जा रहे थे। पीछे से उसे किसी को चांटा लगने की आवाज़ आई और उसके बाद रश्मि के रोने की। लेकिन जाह्नवी अभी इस हालत में नहीं थी कि मुड़ के उस ड्रामा को देख सके। आज के बाद उसने तय कर लिया था कि अरोड़ा परिवार से उसका रिश्ता ख़त्म हो गया है। पापा, आप माँ पर हाथ कैसे उठा सकते हैं? रश्मि ने देखा कि देवराज जी ने गुस्से में अपना हाथ रेखा जी पे उठा दिया। वो बिल्कुल भरोसा नहीं कर पा रही थी कि ये उसके ही पिता हैं जो हमेशा इतने शांत मिजाज के हैं, और मारा भी तो इतने लोगों के सामने। क्या हुआ? तमाशा ख़त्म नहीं हुआ या अभी और करना है? नीचे सारे मेहमान कब से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन तुमसे इतना नहीं हुआ कि डैड को नीचे लेके आ सको। देवराज जी पहले अपनी माँ को एक वार्निंग भरी नज़रों से देखते हैं, फिर राघव को। मिस्टर सिंघानिया, पार्टी नीचे चल रही है। बाकी अगर आपको यहाँ कुछ ऐसा गलत दिखे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। यह सुन के राघव भी समझ गया कि देवराज जी क्या कहना चाहते हैं, तो वो चुपचाप अपने बॉडीगार्ड्स के साथ नीचे चला गया। देवराज अरोड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? रेखा जी तो मान ही नहीं पा रही थी कि उनके पति हाथ तक उठा सकते हैं। आज मेरे डैड का बर्थडे है, तो मैं कोई गड़बड़ी नहीं चाहता। मुझे बुरा बनने पे मजबूर मत करो। और इतना बोल के वो वहाँ से नीचे चले गए। रश्मि, जाओ जाके अपने दादू को नीचे लेके आओ। जाते जाते उन्होंने अपने असिस्टेंट मनीष से कहा, जाओ जाके जाह्नवी को देखो और हाँ, उसे हॉस्पिटल पहुँचवा देना। ओके सर। इतना बोल के मनीष बैकयार्ड की तरफ भाग जाता है। क्योंकि पार्टी दिन में ही ऑर्गेनाइज़ की गई थी तो आसमान में सूरज की लाली साफ दिख रही थी। थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी और थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा भी। एक काले रंग की गाड़ी धीरे से आके रोड पे आके रुकी। गाड़ी के अंदर एक बेहद खूबसूरत इंसान था जिसने सिल्वर कलर का सूट पहना हुआ था और उसके ऊपर से ब्लैक कलर का ओवरकोट। वो रोड के साइड में लगे हुए बेंच पर जाके बैठ गया और अपने असिस्टेंट से बोला, मुझे साउथ रिवर का डॉक्यूमेंट दो, बाकी तुम जाके अंदर गिफ्ट दो, मैं तुम्हारा यही इंतज़ार करता हूँ। जी सर। इतना बोलकर रजत डॉक्यूमेंट्स निकाल देता है और उसे दे के अरोड़ा मेंशन की तरफ चला जाता है। इस काम के बाद उन्हें वापस ऑफिस भी जाना था। जैसे उसने रेड क्रॉस किया और वो घर का दरवाज़ा खटखटाने ही वाला था, वैसे ही अंदर से घर का दरवाज़ा खुल गया। मिस अरोड़ा? रजत उसे वहाँ देख के बहुत शॉक था। अचानक से आई आवाज़ से जाह्नवी भी घबरा गई। उसने अपना सिर ऊपर किया तो वहाँ पे रजत खड़ा था। वो 2 सेकंड के लिए थोड़ा सा घबरा गई थी और फिर उसने भी उसे वापस हेलो कहा। मिस अरोड़ा, आपको क्या हुआ? आपका चेहरा कुछ फीका सा लग रहा है। जाह्नवी ने अपना सिर नाम में हिला दिया। जैसे ही वो उसके बगल से गुजर रही थी वैसे उसके दिमाग में एक ख्याल आया और उसने रजत से पूछा, आरव भी है क्या यहाँ पे? रजत ने शॉक्ड होके अपना सिर हाँ में हिलाया और उधर रास्ता दिखाया जहाँ पे आरव बैठ के कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था। हल्की हल्की धूप की रोशनी आ रही थी जो उसके चेहरे को बहुत सॉफ्ट बना रही थी। जाह्नवी अपने घाव को अपने कोट के अंदर दबाते हुए बिना किसी झिझक के रोड क्रॉस करके चली गई। वो बस इतना ही होप कर रही थी कि आज कोई उसके उस टूटे हुए गर्व को संभाल सके और वो अपनी ज़िंदगी में सबकी नज़रों से गिरे उससे पहले उसे वहाँ से बचा के कोई ले जाए। आरव को अपने डॉक्यूमेंट्स पर किसी की परछाई महसूस हुई। उसे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी जो धीरे धीरे उसकी तरफ ही बढ़ रहे थे। जाह्नवी आरव के सामने जाके रुकी और अपने घाव को ज़ोर से दबाते हुए सीधी खड़ी हो गई। उसकी नज़रें आरव को एकटक देखी जा रही थी। उसे वो बात याद आई जो आरव ने उससे एक दिन कहा था, अगर तुम्हें ठीक लगे तो मुझसे शादी कर लो, मेरी वाइफ बन जाओ, ग्लोरी वर्ल्ड की मालकिन बन जाओ और उसके बाद तुम्हें सबसे ऊपर आने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये साइन करो, जैसे तुम इसको साइन करोगी मैं उस हिसाब से तुम्हें कंपनसेट करूँगी। तुम्हारी माँ ने उसे पहले ही सब कुछ बता दिया है और वो मान भी गया है। रश्मि, विल यू मैरी मी? जाह्नवी, राघव हमारे फैमिली के स्पेशल गेस्ट है, जाओ इनको हमारा घर दिखा दो। मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ, आज इसी की वजह से हमारा परिवार ऐसा हो गया है।
जानवी के दिमाग में इस टाइम बीती सारी बातें किसी मूवी रील की तरह घूमी जा रही थी। उसे अंदर से बहुत घुटन महसूस हो रही थी और थक के उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी आंखें आरव की तरफ करी, जो अभी भी डॉक्यूमेंट्स पढ़ने में बिजी था। कुछ सोचने के बाद फाइनली उसने बोलने का फ़ैसला किया। आरव ओबेरॉय, हम शादी कर लें? आरव उसकी आवाज़ सुनकर बहुत सरप्राइज था। उसने सीधा जानवी की तरफ नहीं देखा, लेकिन उसके हाथ में जो डॉक्यूमेंट्स थे वो नर्वसनेस में थोड़े से कुड़ गए थे, क्योंकि उसने बहुत टाइटली उनको पकड़ के रखा था। जानवी उसकी तरफ एकटक होकर देख रही थी। वो देख रही थी कि कैसे आरव की आंखें और भी ज़्यादा काली हो गई। जानवी का चेहरा हर सेकंड फीका पड़ता जा रहा था। तभी आरव ने अपनी नज़रें उन डॉक्यूमेंट से हटा के अपने उन पेपर्स को बंद करने में लगाई। आरव ने उसको जानवी को दे दिया और उसकी तरफ चलते हुए उससे आगे निकल गया। जानवी कंफ्यूज थी और डॉक्यूमेंट्स को पकड़ के उसकी तरफ मुड़ी। आप कहाँ जा रहे हैं? आरव ने उस सूरज की तरफ देखा जो जल्दी ही डूबने वाला था। उसकी आवाज़ काफ़ी नरम थी। चलो, कोर्ट बंद हो जाएगा, शादी करनी है ना हमें। क्योंकि आरव बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करता था, टॉप का बिजनेसमैन था, तो ऐसी चीज़ों के लिए उसे स्पेशली ट्रीटमेंट मिलती थी। उसे नॉर्मल लोगों की तरह टाइम अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जानवी उसकी बातें सुन के हक्की बक्की से रह गई और फिर उसे समझ में आया कि आरव ने क्या कहा है। इतनी देर से जो उसको अपने आसपास सिर्फ बर्फ़ जैसी ठंडक महसूस हो रही थी, उसमें अचानक से सूरज की गर्म रोशनी आ गई। अचानक ही उसने अब तक जितना दर्द सहा था, उन सब दर्द पे जैसे किसी ने मरहम लगा दिया। लेकिन उसके पास इतना समय नहीं था कि वो कोर्ट जाने तक अपने होश में रह सके। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा था और लगभग वो ज़मीन पर गिर ही गई थी। तभी आरव ने देखा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने जानवी को अपनी तीखी नज़रों से देखा और नोटिस किया उसके साथ कुछ सही नहीं है। उसके साथ जो जानवी अब तक अकेले हिम्मत करके खड़ी थी, अब बिखर चुकी थी। उसके गिरते हुए शरीर को थाम के आरव ने घबराहट में पूछा, क्या हुआ तुम्हें? जानवी ने अपने घाव से अपना हाथ हटा दिया। आरव की तरफ देखकर उसने अपने खून से सने हाथों से उसका कॉलर पकड़ा। उसकी आवाज़ बहुत धीमी हो गई थी और उन आँखों में आंसू थे। वो बस उसे ध्यान से देख के इतना ही बोली, याद रखना, तुमने कहा तुम मुझसे शादी करोगे और अब भी शादी करोगे। वो ये शब्द बार बार रट रही थी और अंधेरे के आगोश में खो गई। फाइनली उससे सहन नहीं हुआ और जान भी उस दर्द से बेहोश हो गई। तो ये ट्विस्ट कैसा लगा? बेहोश होती हुई जानवी को कैसे संभालेगा आरव? इस शादी के प्रपोज़ल पे जानवी के होश आने के बाद वो कैसे रिएक्ट करेगी? आगे आने वाली ज़िंदगी में दोनों की क्या उतार चढ़ाव है, देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अगर ये वाला चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगले वाले में। टिल देन बाय बाय।